गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे निम्से 2019 का मैथ्स प्रॉब्लम एनालिसिस। जैसा कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें आपको ये पूछा है कि आप बताइए कि ये किस पॉइंट से गुजरेगा। एक पॉइंट आपको दे दिया हुआ है जिससे आप इसका मतलब कांस्टेंट टर्म निकाल पाए। अब ध्यान से देखिए, y dx is equal to x plus 3y स्क्वायर इंटू dy। पहले आप निकाल लें यहां से dy बाई dx। dy बाई dx अगर निकालिएगा तो यहां से आपका आ जाएगा dy बाई dx, तो यहां से आपका आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। ये आपका आ गया। तो ध्यान से देखिए, dy बाई dx हमको निकालना है या dx बाई dy निकालना है, ये आपको वहां के सिचुएशन पे पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां dx बाई dy आए तो ध्यान से देखिए dx बाई अगर dy आए और दूसरा x बाई y आ जाए और उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको क्या बता रहा है कि ये dx बाई dy है। क्यों? क्योंकि जो भी यहां पे आए एग्जैक्टली वही चीज यहां भी आना चाहिए। तो dx बाई dy यहां पे है और x बाई y आपको यहां भी दिखना चाहिए, यानी x के कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए। और दूसरा इंटीग्रेशन अगर dx बाई dy में हो तो इंटीग्रेशन हमेशा हम y के टर्म में रहते हैं, यानी इंटीग्रेशन क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो ध्यान से देखिए, या तो y का वो क्या होना चाहिए फंक्शन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बस ये कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट इसमें ध्यान से देखना है कि ये 19 वाला जो प्रॉब्लम है इसमें कंसेप्ट सीखने को बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। तो कंसेप्ट इसमें बस ये सीखना है कि dx बाई dy हो या dy बाई dx हो, और y होता तो यहाँ y बाई x होता, जबकि यहाँ पे x बाई y है। और अगर x बाई y है तो यहाँ पे हमको क्या करना है dx बाई dy करना है। तो ये बस इसमें समझना था, बाकी ये प्रॉब्लम कोई चैलेंजिंग नहीं है। बस ये कंसेप्ट आपको समझना था कि dx बाई dy करें या dy बाई dx करें। तो ये जब x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीखिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, और x के मल्टीप्लाई में जो फंक्शन होना चाहिए वो y का फंक्शन होना चाहिए, यानी विच इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि अगर इसको हम x के मल्टीप्लाई में अगर हम px ले लें इसको, तो px जो होगा px इज फंक्शन ऑफ y। बस ये आपको इतना समझना था। बाकी अब ये प्रॉब्लम कोई चैलेंजिंग है नहीं, इजी प्रॉब्लम है, आप इंटीग्रेशन आप इसका कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए dx बाई dy, अब x में क्या मल्टीप्लाई है तो ध्यान से देखिए e का पावर यहां पे आपका आ जाएगा 1 बाई y, तो ये आपका हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब ये क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा सिंपली log विद बेस ई वाई, तो ये आ गया। और ध्यान से देखिए इसका ये आपका हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें कुछ है नहीं, बस आप लगा दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद हो तो मेन आपको ये चेक करना था, बाकी आपके लिए इक्वेशन अब आसान हो गया। अब क्या करेंगे y इंटू, अब ध्यान से देखिए यहां पे हम क्या करेंगे x इंटू, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको पता है सिंपली y हो जाएगा। तो x इंटू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा यहां से इसका वैल्यू, इसको इजी कीजिएगा तो ई दोनों मिल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा सिंपली आपका वैल्यू y आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर क्या बच जाएगा राइट साइड आपको 3y स्क्वायर था, और यहां से एक क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन सब आपको y में करना है, x है y में करना है, फंक्शन क्या होना चाहिए y के फॉर्म में होना चाहिए। बस इतने चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखना था। बाकी अब ये आसान हो गया, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आपको y आया dy, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए आपको एक वैल्यू दे दिया 111। अब ध्यान से देखिए ये एक्स वाई आपका आ गया सिंपली 3y क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा y का पावर 4 बाई 4 प्लस c, आप समझ लीजिए।
अब 1,1 सेटिस्फाई इसको करेगा, इससे पास कर रहा है तो 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 3/4 प्लस सी। यहाँ से आपका सी का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 1 माइनस, तो सी का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। सी का वैल्यू आप 1/4 रख दीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन आपका आ जाएगा x इंटू वाई, यहाँ से 3/4 प्लस 4 प्लस 1/4, ये आपका आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, बस इसमें 4 ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे समेशन r इक्वल टू 1 टू लेके 3 NCR माइनस 1 का पावर n माइनस r और उसके बाद r का पावर m। आप ध्यान से देखिए, यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा आपको 3, r 1 से लेके 3 तक रहेगा और यहाँ पे m का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा आपके लिए बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रह गया। अब क्या है, ध्यान से देखिए, r का 1 से लेके 3 तक समेशन करना है और n जो है वो आपका क्या हो जाएगा, n सिंपली m जो है आपका हो जाता है ये डोमेन और ये आपका कोडोमेन। तो हमेशा हम यूज करते हैं कोडोमेन, कोडोमेन का पावर। अब ध्यान से देखिए, कोडोमेन का पावर हम हमेशा यूज करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं डोमेन, जब फंक्शन हमको, जब भी हमको कुछ भी सेट में निकालना हो, बस ये फॉर्मूला पुटिंग है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, n का वैल्यू है यहाँ पे 3c1, 3c1, n क्या है, n आपको 3 है और m क्या है 6। ध्यान से लिखिए, m क्या है 6 और n क्या है 3, बस वैल्यू लगा दीजिए इसमें। तो ध्यान से देखिए, m क्या है, m आपको जो दिया हुआ है ये आपको डोमेन है और ये आपका हो जाएगा n का वैल्यू, मतलब ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। आप इसको रेंज भी समझ सकते हैं, कोडोमेन। बस ये वैल्यू आप लगा दीजिए। ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो NC1, तो 3C1 माइनस 1 का पावर आपका हो जाएगा 3 माइनस 1, R1 है, प्लस 3C2 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1 का पावर m क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 6, एग्जैक्टली 3c3 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 टू द पावर 6। बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब इसका वैल्यू क्या है, 3c1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, इसका वैल्यू 3c1 का 3 और ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ गया, मतलब इवन है पॉजिटिव, तो 1 का पावर 6 प्लस 3c2 का वैल्यू वही होगा जो 3c1 का वैल्यू होगा, एग्जैक्टली 3c1 भी 3c2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये भी आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 का वैल्यू आपको 64 होता है, प्लस 3c3 का वैल्यू 1 और ये 0 है, मतलब 1 हो जाएगा और 3 का पावर 6। बस वैल्यू लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 64 इंटू 3 192 प्लस 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 आपका आ जाएगा 792 729 और यहाँ से आपका सिंपली अब वैल्यू निकल जाएगा नंबर ऑफ, वो मिस्टर ए के लिए है और 2/3 जो है वो मिस्टर बी के लिए है और 10 वोट दोनों के लिए है और 6 जो है किसी को वोट नहीं दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट आपसे पूछा है, मतलब आप ऐसा समझिए, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना बहुत आसान है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये जो है समझिए कि टोटल जितना भी है उसका 1/2 ए को वोट दे रहा है।
तो सिंपल सा बात है, ये आपका हो जाएगा x/2 और उसका b जो है 2/3 ऑफ टोटल यानी 2/3x इतना दे रहा है। और ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट ये 10 वोल्ट है जो दोनों को दे रहा है 10 वोल्ट। और क्या बोल रहा है 10 वोल्ट दोनों को दे रहा है और 6 ऐसा वोल्ट है 6 ऐसा वोल्ट है जो किसी को नहीं दे रहा है, नोट आइदर, मतलब किसी को नहीं दे रहा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट निकालना है। तो ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट मतलब ये पार्ट आपको पता है, एग्जैक्टली ये पार्ट भी आपको पता है और लास्ट वाला पार्ट भी आपको पता है और टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट अब इसी में निकालना है। तो क्या करेंगे x/2 -10 करेंगे तो ये सिर्फ a का निकलेगा, ये आपका हो जाएगा सिर्फ ओनली a के लिए, यानी इतना पार्ट हो जाएगा। ये वाला b वाला घटा दीजिए यहाँ दोनों वाला और फिर सिर्फ b के लिए करेंगे तो 2x/3 -10 करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ a के लिए है, ये ओनली a के लिए और ये आपका हो जाएगा ओनली b के लिए प्लस अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, क्योंकि हमको टोटल निकालना है, टोटल सिंपल स्पेस निकालना है। तो सबको ऐड करेंगे, पहले हम a को ऐड किए फिर b को, सिर्फ a ओनली a एंड ओनली b और लास्ट में क्या करेंगे बोथ दोनों को करेंगे तब टोटल कंटेस्टेंट आएगा। और जो कि टोटल कंटेस्टेंट x हम ले लिए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट आपको ले लिए हम x। तो ध्यान से देखिए ये ओनली ए है, ये ओनली बी है। अब ध्यान से ये वाला पार्ट आपको 10 दे दिया हुआ है और 10 ऐसा है मतलब वो इधर है, 6 ऐसा है जो किसी को वोट नहीं दे रहा है, लेकिन कंटेस्टेंट तो है ही, तो वो हम क्या कर लेंगे +6 कर लेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली ये निगेटिव में आएगा लेकिन आपको सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा x/2 -2x/3 दैट इज इक्वल टू इधर -4 हो जाएगा, पर आपको सिर्फ यहां से मैग्नीट्यूड देखना है टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट के लिए। तो यहां से आप इजी कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपली 2 यानी -4x हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू -4। बस दोनों को ऐड कर दीजिए x के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप -x/6 इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर सिंपली आ जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट आपका क्या आ जाएगा 24। क्या किए ये ओनली a के लिए सारा को ऐड किए और लास्ट में x के बराबर आया। तो ये सिर्फ a वाला पार्ट है, ये सिर्फ b वाला पार्ट है और 10 ऐड किए जो दोनों में है और 6 जो है किसी को वोट नहीं दे रहा है। ये इस टाइप का प्रॉब्लम आपको 19 में भी दिखा है और 2020 में भी प्रॉब्लम। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 19 में भी इस पे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया, सेम मेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फंक्शन से है। आपको फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये दिया फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है और ये आपको GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ a मस्ट बी। तो ध्यान से देखिए ये आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी अगर आपको आता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। तो क्या कंटिन्यूटी का रूल है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0). तीनों पे वैल्यू क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। तो पहले हम एक बार LHL निकालेंगे, यानी कि 0 माइनस RHL 0 प्लस और एग्जैक्ट f(0) पे तीनों पे वैल्यू क्या होना चाहिए, कोइंसाइड। और क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब आपको कंटिन्यूटी के बारे में नहीं सोचना है, बस ये वाला कंसेप्ट आप लगा दीजिए और आपका आ जाएगा। तो LHL RHL के बराबर और f(0) तीनों कोइंसाइड करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए जब हम इसमें LHL लेते हैं तो क्या हम करेंगे,
फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी कि यहाँ पे 0 पे है तो सिंपली एच लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस में माइनस एच और 0 प्लस में सिर्फ एच, और एच टेंस टू क्या होना चाहिए, एच टेंस टू 0, यहाँ भी एच टेंस टू 0। तो बस पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा कॉस 0, होपफुली इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब यही करेंगे हम 0 प्लस पे, ये 0 प्लस पे किए, अब हम 0 माइनस पे करेंगे, तो लिमिट वहां भी h टेंस टू 0 होगा, बस h के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस h, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इससे बड़े के लिए और इससे छोटे के लिए माइनस h रखेंगे। सो माइनस h का क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस a, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट्स मस्ट बी 1। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसका इस टाइप से हम करते हैं तो आपको सिंपली यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगा, और एग्जैक्ट जब हम 0 रखेंगे तो वैल्यू को उसका सिंपली 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहां से इसका वैल्यू अब छोटा जब हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू सिंपली h, जब कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से जब x, यहाँ पे तो h है तो h ही लिख लेते हैं, h अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, लेकिन h जब क्या हो, छोटा हो, यानी कि -1 से 0 के बीच में हो, तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 और 0 के बीच में हो, क्योंकि निगेटिव है तो -1 है, यानी 0 से छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर देखिएगा तो अगर ये निगेटिव है तो इसका -1 आता है, इसका भले 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा प्लस a दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों कौन सा ऐड करना चाहिए, एग्जैक्ट 0 पे 1 आ रहा है, तो यहाँ से a का वैल्यू सिक्योरली आपका 2 आ रहा है। तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एफ ऑफ एग्जैक्ट 1 पे आपका 1 आ जाता है तो इसके बराबर हो जाएगा, और थोड़ा सा उससे पहले लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, -1 प्लस a, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली जो -1 है इधर 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पूछा है क्या कि x जो है रियल है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट, अब इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले हम इजी कर लेते हैं, इसको सिंपल सा बात है, मिनिमम है तो मिनिमा निकालना है। अब ध्यान से देखिए, चेक करते हैं किस पे इसका मिनिमा आता है, इसको थोड़ा सा पहले हम इजी करने का कोशिश करते हैं, तो इसको हम करेंगे x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा, तो इसको हम ब्रेक जब करेंगे तो 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आ गया फंक्शन। अब इसका हमको क्या निकालना है, मिनिमम y, मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, मिनिमा निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक थोड़ा सा इजी कर लिए, जिससे आपका ये टर्मिनोलॉजी क्या किए, +1 किए और -1 किए, जिससे रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर इसका मिनिमम, इसका हमको मैक्सिमम अगर आ गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसका मिनिमम, तो 1 में जितना बड़ा घटेगा उतना क्या आ जाएगा, छोटा आएगा, तो इसका हमको मैक्सिमा निकालना है। अब हमको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझ में आता है, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका मैक्सिमा निकालेंगे तो ये मैक्सिमम घटेगा, और जब ये मैक्सिमम घटेगा तब ये मिनिमम आएगा, यानी 1 माइनस है ना, तो ये मैक्सिमम होगा तो ऑफ कोर्स ये मिनिमम हो जाएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको कुछ देर के लिए f(x) समझ लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। तो क्या करते हैं, मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं और उसको क्या होना पड़ता है, लेस देन 0, और मिनिमा के लिए सिंपल सा बात है, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव करके ग्रेटर देन 0। ये आपका मैक्सिमा के लिए नेगेटिव और मिनिमा के लिए पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दैट इज 2, नीचे को मल्टीप्लाई में करेंगे तो x² प्लस x
प्लस 1। आप इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, एक तो मैक्सिमा मिनिमा है, अब इसको एक तरीके से और इजी अगर हम करें तो इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड में जाएगा तो यहां से x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए x प्लस 1 बाय एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो आपको क्या चाहिए, इसका मैक्सिमा चाहिए। तो 2 तो कांस्टेंट है और इसी पे अब कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखिए जब ये मैक्सिमम चाहिए तो नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो डिवाइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी ये आपको मिनिमम चाहिए। एक तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यहां से लग रहा है, लेकिन आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वो भी आप लगा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो वहां से भी आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां से अगर थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कीजिएगा तो यहां से आपका ये टर्मिनोलॉजी बन गया, और ये हमेशा 2 से बड़ा होता है, और हाँ जब x कोई ना कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू होता है। और ये कब होता है, x बराबर 1 पे, और ये मिनिमम कब होता है, x बराबर -1 पे। ध्यान से देखिए x अगर पॉजिटिव है तो इस पे 2 वैल्यू आ जाएगा, और इसका मतलब इसका वैल्यू मतलब आप यही समझिए 2 से बड़ा ही आएगा। तो ध्यान से देखिए यहां से 2 से बड़ा आएगा इसका मिनिमम वैल्यू, अगर ये क्या है, सिंपली पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, पॉजिटिव तो दिया नहीं है। तो आप इसको एक कंसेप्ट से यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा आपका क्या, ये 2 + 1, तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इसका वैल्यू रख देंगे, तो 1 - 2/3 दैट इज 1/3। एक आप यहां से भी सोच सकते हैं, यहां से भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा आप क्या कर लें, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, अब इसका मैक्सिमा मिनिमा कर लीजिए, x + 1 बाय एक्स, इसको कुछ देर के लिए fx मान लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मान लीजिए। तो इसको जब कीजिएगा डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, x माइनस x का हो जाएगा आपका सिंपली 1 - 1 - x² दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +-1। फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव किए तो ये आपका आया, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 - x³। सिंपल सा बात है, एक टर्मिनोलॉजी ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ पे x का पावर -2, तो -2 बाहर आ जाएगा, और दूसरा x का पावर -3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, सिंपली 2 बार डेरिवेटिव कीजिए, और आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो क्या कर लेंगे, मिनिमम जब चाहिए तो ये आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। बाकी आपके लिए आंसर तो पहले से ले आए, तो ये भी आप डबल डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखिए इसी किसी वैल्यू पे ये मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, तो fx जब 0 रखिएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू +-1 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब प्लस अब रखिएगा तो इसका वैल्यू 2 आएगा। जब आप माइनस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिया है, पॉजिटिव है, ये इंटीग्रेशन बनाना आसान है जब आपको इस टाइप का फॉर्मूला याद हो, cos a × cos b, 2 × cos a × cos b, इसको आप लिख सकते हैं cos a + b - cos a - b। बस ये फॉर्मूला यूज कीजिए और ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, इसमें कुछ बड़ा चैलेंज है नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और इसको एक बार कर लेते हैं, क्योंकि बीच वाला को आप कीजिएगा तो आपका कुछ भी मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका इसके साथ आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इंटीग्रल कुछ वैल्यू नहीं आएगा। इंटीग्रल चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट को करेंगे। तो ये वाला बस फॉर्मूला आपको किसी तरह याद है, मतलब उस समय आपको क्लिक करना चाहिए, क्लिक कर गया तो ये प्रॉब्लम आसान है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, cos x × cos 5x, ये आपका आ गया, और इंटू बच जाएगा cos 2x। अब इसका हम क्या कर लेंगे, cos a + b प्लस cos a - b, सिंपली 1/2। अब ये कुछ बचा नहीं है तो cos 6x आ जाएगा, और माइनस प्लस cos, दोनों में एक बार घटा देंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। फिर वही काम जो काम एक बार किए, रिपीट अगेन एंड अगेन, फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर ये
ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 1/2 इंटू कॉस 6x इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 4x इंटू कॉस 2x। अब क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 में फॉर्मूला है, तो 2 से करेंगे, तो यहाँ से इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए फिर फॉर्मूला लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी दैट इज 8x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 4x। ये आपका आ गया। इसके लिए फिर फॉर्मूला लिखेंगे फिर, तो कॉस 6x प्लस कॉस 2x आ जाएगा, तो ये आपका आ गया सिंपली फॉर्मूला। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, ये 1/4 बाहर रख लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x हो जाता है सिंपली dx। बस आप इंटीग्रेशन कर लीजिए तो 1/4 बाहर आ जाएगा। अब कॉस 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/4, ये तो सब में मल्टीप्लाई चलेगा। कॉस 4x का आ जाएगा साइन 4x बाई 4 1/4, और क्या बचेगा फिर 6x, तो साइन 6x बाई 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 cos 2x बाई 2। तो ये आपका आ गया सिंपली इंटीग्रेशन का वैल्यू, यही प्लस a इक्वल टू 0। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो पॉजिटिव इंटीजर सिंपल सा बात है 100 से कम होना चाहिए। आपको 8, 9, 10 इस टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसमें कुछ भी वैल्यू आएगा इसका तो इंटीग्रल ही आएगा, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो इंटीजर ही आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, जैसे कि इंटीग्रल फंक्शन है तो इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो इंटीजर आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा। आपसे क्या पूछा कि 10² x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 10x, ये आपको ये दिया हुआ है, और प्लस a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, a के बारे में आपको बोल दिया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, यानी कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। अब ध्यान से देखिए, जब दो इंटीजर है तो तीसरा को तो इंटीजर होना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता है। अब आपको ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपको निकालना है a का वैल्यू, और a का वैल्यू क्या क्या हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब सिंपल सा बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दूसरा आपको यहां से दिया गया है कि इसका इंटीग्रल वैल्यू होना ही चाहिए। अब इंटीग्रल वैल्यू होना ही चाहिए मतलब इसका जो भी रूट होगा, आप ऐसा समझिए कि 10x, आप इसको 10x को आप समझ लीजिए कि 10x का वैल्यू, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर ऐड होता है, इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा तो इंटीजर ही आएगा ना। और इसमें बोल दिया है कि a को इंटीजर होना चाहिए, मतलब 10 को इंटीजर होना पड़ेगा, यानी 10x का जो वैल्यू आए वो क्या आए, इंटीग्रल वैल्यू आए, कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू आए। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा और वो तभी आ सकता है जब ये क्वाड्रेटिक, आप ध्यान से देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक जैसा बिहेव करेगा, इसको x² समझिए। अब इंटीजर जब रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद रखिएगा कि जब ये इंटीजर रहे x यानी 10x, अगर ये सिंपली कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है, कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तो उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्ट खुल जाता है। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 10x का वैल्यू अगर 2 है, और 10x का वैल्यू क्या हो सकता है, -∞ से +∞, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई रोल ही नहीं है, तो ये आपस में खुल जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये 4 आ जाता है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 10² को इंटीजर होना पड़ेगा, जिसके वजह से अब आपका नया इक्वेशन आ जाएगा 10x का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस a
दैट इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम खत्म। क्यों? क्योंकि 10 को जो है इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तभी इंटीजर आएगा। तो ध्यान से देखिए, अब ये आ गया। अब आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका कोई रोल इसमें रहा नहीं। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन क्या बन गया आपको, अब ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक का बन गया। अब क्वाड्रेटिक का बन गया है तो जब अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसका कुछ ना कुछ अगर इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, यानी d इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगा। d 0 आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, लेस देन आएगा तो इमेजिनरी आ जाएगा, और अगर हम ग्रेटर देन करेंगे तो दो वैल्यू आ जाएगा, और दो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से देखिए, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले तो ये स्क्वायर फॉर्म में था, अब इसको आप इजी करके इस फॉर्म में ले आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये, और उसके बाद क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब d इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब d इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर, आप ऐसा समझिए 10x को x ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें d इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो b क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। अब इसका रूट करेंगे तो कुछ भी, और उसके बाद क्या बोला है कि a का इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, यानी कि d अगर हम पहले इसका निकालते हैं d, तो d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज रूट 1 माइनस 4a। और इसका कुछ भी वैल्यू आए वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, ये रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन है, बस वो सिर्फ a पे कमेंट किया है, जिसके वजह से 10x को भी इंटीजर होना पड़ रहा है, और लास्ट में जो इसका रूट आएगा वो हमको कहां से आइडिया है कि d इक्वल टू 0, रूट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, सिंपली d कुछ भी आए 0, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। d 0 नहीं कह सकते, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो a इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2a, तो इसको क्या होना चाहिए, रूट ओवर 1 माइनस 4a, इसका कुछ भी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब a का वैल्यू आप रखते जाइए, a का वैल्यू, तो a का आप पॉजिटिव ही रखेंगे, तो a फर्स्ट रखिए। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे a का वैल्यू शायद निगेटिव है, a का वैल्यू निगेटिव है। तो ध्यान से देखिए, तो 4ac में ये प्लस आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, अब a का वैल्यू आप पुट करिए, तो a का वैल्यू आप बस पुट कीजिए, तो पहला a का वैल्यू आपका आ जाए, जिसमें इंटीजर आ जाए, तो a का वैल्यू क्या, 0, a का वैल्यू 0 रख सकते हैं, नहीं, हमको पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो ध्यान से देखिए, 0 नहीं रख सकते हैं। अब 1 रखेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। अब इसका रूट के लिए बस आप वैल्यू रख लीजिए, 4 इंटू 2, तो 2 इसमें रख सकते हैं 2, तो इसमें ध्यान से देखिए, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1 प्लस तो 8 प्लस 1 9 यानी 3, तो सिंपल सा पहला वैल्यू 2 होगा। ऐसे ही वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा 9 वैल्यू आ जाएगा, इसमें 9 आंसर आ जाएगा। इसे 2 फिर हम दूसरा रखेंगे जिसके वजह से ये आ जाए, तो सिंपल सा बात है, रूट के लिए पहला क्या आ गया 3, अब लास्ट में आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आ जाए 25 आ जाएगा, तो ये दिक्कत है। तो ध्यान से देखिए, और लास्ट में फिर आ जाएगा 25 तक पहुंच गए, उसके बाद 36, तो आगे हम, और सिंपल सा बात है, थोड़ा लॉजिक का यूज था। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक राफेल टिकट है, इसमें फर्स्ट प्राइस के लिए 5000 और सेकंड प्राइस के लिए 2000 रुपया है, और लास्ट में आपसे पूछा व्हाट शुड बी द फेयर प्राइस टू पे द टिकट। अब ध्यान से देखिए, टिकट में है, समझिए लॉटरी सिस्टम है कि फर्स्ट प्राइज मिलेंगे, अगर आपका आया तो आपको 5000 मिलेगा, और अगर सेकंड प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज में आपको 2000 है। तो ध्यान से देखिए, 2 ही आदमी को ऐसा मिल सकता है, और इसका प्रोबेबिलिटी भी आपको दे दिया हुआ है। एक का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट आने का प्रोबेबिलिटी 0.001 दिया हुआ है, और एक का प्रोबेबिलिटी 0.003। अब इसका मतलब आप समझिए कि फर्स्ट प्राइज के लिए आपको 5000 रुपया है, और सेकंड के लिए 2000, और फर्स्ट प्राइज आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.001
0.00 मतलब कि 1000, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं पूरा 1000 आदमी है, उसमें कोई एक ही आदमी को फर्स्ट प्राइज मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी से आपको पता है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कोई 3 आदमी है जिसको सेकंड प्राइज मिल सकता है, और टोटल कितना आदमी है आपको 1000। आपको क्या निकालना है कि फेयर प्राइस क्या होना चाहिए कि ये जो है जितना ये दिया जा रहा है पैसा ये आपस में बैलेंस हो जाए और क्या हो जाए, मतलब जो प्राइस दे रहा है उसको घाटा नहीं सहना पड़े, ऐसा टिकट का दाम हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइज में इतना ये अपना लॉस कर चुका है। अब इसको क्या करें, सिंपली बैलेंस करने के लिए प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी बाय डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, बस इसमें ऐड कर दीजिए कि फेयर प्राइस के लिए, फेयर प्राइस के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी 5000, इसका प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.001, क्योंकि एक आदमी को ये मिला, प्लस 2000, ये 0.003, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए 1000 से जाएगा तो ये ऐसे ही कैंसिल, ये ऐसे ही कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका 5 और ये आ जाएगा 6, दैट इज 11 रुपीज़। तो इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा इसको, 11 रुपीज़। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए ये आपको बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो बाइनोमियल आपको दिया हुआ है, एक ये बाइनोमियल है, अब ये सीरीज है कुछ। अब इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जो हाईएस्ट टर्म आएगा, जिसका वैल्यू, जिसका कोफिशिएंट हाईएस्ट है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू वही होगा। अब ध्यान से देखिए इवन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इवन के लिए हमेशा यूज करते हैं n/2, टोटल अगर n हो तो, टोटल अगर n, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, n+1 हो, तो उसके लिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म बताइए। अब एक का मिडिल टर्म a है, दूसरे का b है, और a b में आपको रिलेशन बस पूछा है। तो इवन के लिए हमेशा यूज करते हैं n/2, और ऑड के लिए हमेशा यूज करते हैं n+1/2, n+3/2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। अब ध्यान से देखिए ये तो आपको इवन दिख रहा है, ये आपको इवन दिख रहा है, ये आपको ऑड दिख रहा है, तो ऑड के लिए ये सिचुएशन, इवन के लिए ये सिचुएशन। आप इस क्वेश्चन को n का कुछ वैल्यू भी प्रॉपर रख के देख लीजिए, ऑप्शन से डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसको मेथड से कैसे बना, n का कुछ वैल्यू भी रख दीजिएगा, जिससे ये रिजल्ट बहुत आसानी से आ जाता है ऑप्शन में। लेकिन अगर आपको इसको क्या मतलब कंसेप्चुअली बनाना है तो क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 2nc, इसका n/2, तो n क्या है यहाँ पे, n के जगह पे यहाँ पे 2n है, तो बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2nc n हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a का वैल्यू, क्योंकि क्या है इवन के लिए n/2 सिंपली, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं n+1, तो n के जगह पे क्या है, यहाँ पे n के जगह पे 2n-1, 2n-1 + 1/2, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, इसका भी आपका n आ जाएगा, सो 2n-1cn। अब ये आपको b दिया हुआ है, तो अब a और b में रिलेशन क्या होगा, सिंपली आप इसका वैल्यू ले लीजिए, इसका वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू n का फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा a, और इसका करेंगे तो 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2n में तो यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ये आपका आ गया सिंपली b। और यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि इसको अगर थोड़ा सा ऐसा करें, 2 बाहर निकाल लें, तो ये आपका आ जाएगा 2n-1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक चीज और है, n का फैक्टोरियल और 2n-1, 2n-1 में n अगर गया डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा कि a और b में a बराबर 2b। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आइएगा, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं 2n, तो 2n जब बाहर कीजिएगा तो n-1 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा इसके टर्म में ले लीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या था a, अब इसमें b के बराबर आप ध्यान से देखिए 2n-1, और ये
मतलब ध्यान से देखिए, ये वाला जितना भी टर्म आ जा रहा है ये इसको आप ले लीजिए डायरेक्ट, इसको आप बी ले लीजिए। और ध्यान से देखिए एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2b बराबर ए, डायरेक्टली दिख जाएगा आपको, सारा कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू 2n, और नीचे लिख देंगे n इंटू, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा 2 और बाकी क्या हो जाएगा ये बस सारा चीज़। तो इस क्वेश्चन को, ये भी आपका मतलब बाइनोमियल का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू निकालना है आपका a2 a4 a6 अप टू लेके a12, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। अब कैसे इजी है इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 4 6 इस टाइप का कोफिशिएंट आपको चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर एक बार आप पुट कर दीजिए, x बराबर आप पुट कर दीजिए x बराबर 1, और एक बार ये पुट करेंगे x बराबर -1, और दोनों को क्या कर लेंगे हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। x बराबर जब हम 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए x बराबर 1 पुट करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 1 + 2 - 2, और इधर आपका आ जाएगा 1 + a1 x + a2 x² अप टू सो ऑन लेके a12 x का पावर 12 है। तो x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 1 + a1 + a2 + a3 अप टू लेके +a12 तक। तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 2, तो ये 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक बार वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 - 2, और ये आपका आ जाएगा प्लस, ये भी आपका आ जाएगा -2, ये आपका -2 आ जाएगा। और यहां से आपका आ जाएगा सिंपली पावर 6, और ये आपका आ जाएगा सिंपली जो भी वैल्यू आ जाए, और यहां से आपका आ जाएगा 1 + a1, और जब हम -1 रखेंगे तो -a1 आ जाएगा, प्लस a2 -a3 + a4, इस टाइप से लेके तो लास्ट में क्या आ जाएगा 2 वाला जो है, तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 12 a12, बाकी तो वही आ जाएगा। अब दोनों का क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए a वाला वैल्यू, 2 वाला वैल्यू, तो इसको घटाना है। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर घटाना a1 को, तो ध्यान से देखिए बस ऐड कर देंगे, यानी दोनों इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन अगर सेकंड है तो दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये a1 a3 a5 a7 यानी ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा तो a2 हो जाएगा, 1 1 2 बार हो गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा a1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ प्लस a1 से, और यहाँ पे बचे जाएगा a2 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + a2 a4 a6 अप टू लेके a12 हो जाएगा। बाकी ऑड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जब हम इसमें क्या पुट कर रहे थे x बराबर 1, तो वैल्यू क्या हो रहा था 1, और जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 - 3 का पावर क्या हो जाएगा सिंपली -3 का पावर 6, ये आपका आ जाएगा। अब यहां से इसका वैल्यू जो है वही आंसर, इसको आप कुछ देर के लिए x ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 प्लस वाला रखेंगे -2, तो यहां से क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले में 0 आ जाएगा। और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में जब -1 रखेंगे तो 1 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये भी आपको क्या आ जाएगा सिंपली, जब हम -1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 1 से 1 1 कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का पावर, मतलब समझिए -2 का पावर 6, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वाट एवर इसका जिसका वैल्यू आपको निकालना है। और ध्यान से देखिए इसका वैल्यू आपको नहीं निकालना है, तो 1 + a2 a4 a6 अप टू लेके a12 तक। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 का पावर 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका 2 का पावर -2 का पावर 6 है,
अब ध्यान से देखिए, यहां से पावर जब 6 रहे और निगेटिव टर्म रहे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, सिंपली इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 64। ये 64 आ गया, 2 टाइम्स से वट एवर यू थिंक, इसका वैल्यू आप x ले लीजिए, जिसका वैल्यू आपको निकालना 1 + x। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा 32, और इधर से जब कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 32 - 1 दैट इज 31। तो ये क्वेश्चन से देखिए, पहले इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो E और आपको फिर हो जाएगा N, उसके बाद फिर हो जाएगा Q और लास्ट में U। तो एक तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी बता देते हैं फिक्स करने वाला, दूसरा ट्रिक से इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ट्रिक से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप ट्रिक से बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें फिक्स कीजिए, एक तो ये आपका मेथड हो जाएगा 1 2 3 4, ई को फिक्स कर लीजिए, और बाकी सबको सजाने का तरीका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे ही अब ध्यान से देखिए, एक बार और ई के लिए है तो इंटू 2 कर लेते हैं, एक बार और ई के लिए, तो लास्ट में हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट में फिर n। अब इसको आपस में सजाने का तरीका भी आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 ई है, तो ई जब रिपीट कर रहा है, और 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि 2 ई है, तो एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, इसलिए 2 टाइम्स कर दिए, और बाकी अब आपके लिए आसान हो गया ये। तो 1 2 3 4, अब ई के बाद लास्ट में क्या रखेंगे क्यू, क्यू के बाद फिर ई रखेंगे, फिर वही हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और इसको फिर 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि एक ई इसके लिए और एक ई इसके लिए, यानी कि 2 बार काम करना पड़ेगा। एक ई मतलब ये ई है क्योंकि रिपीट कर रहा है। बस आपके लिए अब ये आसान हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको Q और यहाँ पे क्या हो गया E हो गया, E के बाद आपका क्या हो जाएगा N, लास्ट में फिर N आएगा, फिर कीजिएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2E रिपीट कर रहा है। अब लास्ट में आ गया आपका डायरेक्ट आंसर Q 1 2 3 4 Q, अब यहाँ पे U आ जाएगा और डबल E N आ जाएगा, ये +1। अब सारा को ऐड कर दीजिए, ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 आपको 24 होता है, ये आपका हो जाएगा सिंपली 12, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सिंपली, ये आपका आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 + 1। तो यहाँ से आप ऐड कीजिए तो ये आपका 30, तो 42 + 4 दैट इज 46, ये रैंक आ गया। तो एक तो इससे है, तो एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड है, इससे कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, सिंपली ये आपका 4 और ये आपका 5th हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, इसके राइट साइड देखिए कि उससे बड़ा कितना नंबर है। अब ध्यान से देखिए इसके राइट साइड कितना नंबर है, तो पहले हम क्या किए क्यू लिख दीजिए, इससे आप बहुत मतलब 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, QUEEN। तो ध्यान से देखिए ये आपका 4 है, ये आपका 5th है, 1 2 3। अब राइट साइड देखिए कि कितना नंबर उससे बड़ा है। अब ध्यान से देखिए 4 है तो इसके राइट साइड 3 बड़ा है इससे, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब 5 है, अब इसके राइट साइड, हमेशा राइट साइड देख रहे हैं, तो 4 के राइट साइड 1 2 और 3, 3 उससे क्या है छोटा, उससे छोटा देखिए कि उससे छोटा राइट साइड कितना है, तो Q के छोटा 1 2 3 था तो 3 लिख दिए। अब 5 के राइट साइड कितना छोटा है 1 2 3, तो 3। अब याद रखिएगा 2 रिपीट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो ये मत भूलिएगा, जो रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कीजिए। अब 1 के राइट साइड तो 0 है, इसके भी राइट साइड 0 है और इसके भी राइट साइड 0 है, क्योंकि 3 के राइट साइड कुछ है ही नहीं, और 2 के राइट साइड 3 है जो कि उससे छोटा नहीं है, उससे बड़ा है। 1 के राइट साइड 2 है जो कि उससे छोटा नहीं है, बड़ा है। 2 के राइट साइड 3 है जो कि छोटा नहीं है, उससे बड़ा है। लास्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बस अब इसको ऐड कर दीजिए। अभी जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपको सिंपली आ जाएगा 45, और 1 ऐड कर लेते हैं क्योंकि 1 जो है क्यून का रैंक है, तो 45 + 1 दैट इज 46।
आप इसको इजी कर लीजिए। आपको पता है कि ये तीनों टर्मिनोलॉजी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2, और बचेगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाता है 24। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 12 आ जाएगा। अब 12 इंटू ये 36, और ये आपका आ जाएगा सिंपली 3, तो ये आपका आ जाएगा 339, तो यहाँ से 45 आ जाएगा, और एक क्वीन का रिंग तो क्या हो जाएगा 45 + 1 46। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, जैसे भी बनाइए, ये क्वेश्चन इससे 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको ट्रेडिशनल मेथड